प्रयागराज महाकुंभ से एक व्यक्ति दिल्ली अपने बेटे को फोन मिलाता है। जैसे फोन मिलाता है लेकिन वह कुछ बात नहीं कर पा रहा था। इधर से वह रोने लगता है। बेटा अपने बाप के रोने की आवाज़ सुनने के बाद थोड़ा परेशान हो जाता है। बेटा कहता है कि पिताजी क्या हुआ, तुम इतना परेशान क्यों हो। बाप फिर और जोर जोर से रोने लगता है। दरअसल बात ही कुछ ऐसी थी। बाप अपने बेटे से कहता है कि मैं पिछले 15 घंटे से तुम्हारी माँ को तलाश कर रहा हूँ लेकिन वो मिल नहीं रही है। अचानक से लापता हो जाती है, भीड़ का हिस्सा बन जाती है। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ मैंने उसको तलाश करने की कोशिश नहीं की। अब बेटा जैसे यह बात सुनता है, बेटा भी घबराने लगता है। लेकिन अब घबराने से क्या फायदा भी नहीं था। वह अपने बाप से कहता है कि पिताजी आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, भगवान पर भरोसा रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैसे ही यह बात बेटा अपने बाप को तसल्ली देता है, उसके बाप शांत हो जाता है और कहता है तुम जो भी प्रयास कर सकते हो प्रयास करते रहो, और यहाँ जो आसपास में कोई पुलिस हो, थाना हो या लोग हो, उनसे पूछो कि माँ कहाँ पर है। बेटे ने जैसे ही बाप को तसल्ली दी, उसके बाद फिर बेटा अपने छोटे भाई से बातचीत करता है और कहता है कि माँ कहीं महाकुंभ में गुम हो गई है, मिल नहीं रही है, भीड़ का हिस्सा बन गई है, पापा बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, अब हम लोगों को ही कुछ करना चाहिए। इसके बाद दोनों बच्चों ने अपने मामा से बात करते हैं। मामा से कहते हैं कि मामा जितनी जल्दी हो सके कुंभ चलते हैं, माँ असल में गुम हो गई है। पिताजी बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उनका रो रो कर बुरा हाल है और हम लोग मिलके उन्हें कहीं ढूंढते हैं, तलाश करते हैं। अब यहाँ से दोनों बेटे अपने मामा के साथ कुंभ में पहुँच जाते हैं और माँ को तलाश करना शुरू कर देते हैं। आखिरकार कई घंटों की मशक्कत के बाद माँ मिलती जरूर है, लेकिन जिस रूप में मिलती है इस रूप की उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी। दरअसल माँ का कत्ल हो चुका था और कत्ल का जो पुलिस ने खुलासा किया, एक एक कड़ियों को जब जोड़ कर देखा गया तो कातिल का नाम जब सामने आता है तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हो रहा था। सोचने पर मजबूर हो गए थे कि आखिरकार ऐसा क्यों किया। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं मुकेश चंद विद्यार्थी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना शुरू होती है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का एक इलाका है त्रिलोकपुरी। दरअसल यहाँ का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम होता है अशोक दरअसल एमसीडी दिल्ली के अंदर वो सफाई कर्मचारी होता है। उसकी पत्नी जिसका नाम मीनाक्षी, जिसकी उम्र लगभग 35 साल के आसपास होती है। मीनाक्षी पिछले कई दिनों से लगातार वो अपने पति से कह रही थी कि देखो कितने सारे लोग महाकुंभ में स्नान करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन तुम हो कि बिल्कुल भी जाते नहीं हो, क्या हम दोनों चल नहीं सकते। जब पत्नी ने पति से बार बार यह बात कह रही थी तो आखिरकार पति ने कुछ छुट्टी की व्यवस्था की और छुट्टी की व्यवस्था करने के बाद, यानी कि वो दिल्ली के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में सफाई कर्मचारी के पद पर काम कर रहा था, वहां से छुट्टी लेता है। छुट्टी लेने के बाद वो अपने घर से निकलता है और सीधा महाकुंभ के लिए निकल जाता है। अपनी पत्नी को लेकर वह महाकुंभ में पहुंच जाता है और वहां जाने के बाद दिन भर वो स्नान वगैरह करते हैं, घूमते हैं इधर उधर। यह जो अपना पूरा काम है, पूजा पाठ वगैरह सब करते हैं और करने के बाद अचानक ही एक भीड़ का रेला सा आता है और रेला आने के बाद उसकी पत्नी का हाथ छूट जाता है। वो अपनी पत्नी को आवाज लगाता रह गया, लेकिन उसकी पत्नी अचानक से जब गायब हो जाती है तब वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। अब आस पास में कोई पुलिस वाला दिखाई दे रहा है तो वो पुलिस वाले के पास जा रहा था, कह रहा था कि साहब मेरे पत्नी मेरे साथ ही तो थी, अभी नहा रही थी, लेकिन अचानक हम लोग बाहर निकले, भीड़ में वो कहीं गुम हो गई है। मैंने उसको हर जगह तलाश करने की कोशिश की लेकिन मिल नहीं रही है, आप मेरी मदद कर दीजिए। वहां से भी कुछ नहीं होता है। उसके बाद वो खोया पाया केंद्र पहुंचता है। खोया पाया केंद्र में जाने के बाद वो अपनी पत्नी के बारे में इधर उधर लोगों से बातचीत करता है और बातचीत करने के बाद वहां से निकल आता है। फिर वो फील्ड में जाता है और कब पूरी रात उसको ऐसे ही बीत जाती है। अगला दिन निकलता है। अगला दिन निकलने के बाद वो अपने बेटे को फोन लगाता है, क्योंकि घर पर 3 बच्चे हैं। बड़े वाले बेटे को फोन करके कहता है कि बेटा तुम्हारी माँ कहीं गायब हो गई है, ऐसी कौन सी जगह है जहां मैंने तुम्हारी माँ को तलाश नहीं किया है। आखिरकार करूँ तो क्या करूँ। बाप अपने ही बेटे के सामने जब रोने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है, परेशान होने लगता है, तब बेटा कहता है कि पापा बिल्कुल भी परेशान मत हो और सब कुछ ठीक हो जाएगा,
सब कुछ बिल्कुल पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन आप बिल्कुल घबराओ मत। पापा की उम्र लगभग उसके 38 साल के आसपास, माँ की उम्र लगभग 35 साल के आसपास थी। अब ऐसी स्थिति में जो लड़के ने, जिसका नाम अश्विनी होता है, अपने भाई से कहता है आदर्श से कि पापा का फोन आया, पापा बहुत ज़्यादा परेशान है और इसलिए हम लोगों को भी महाकुंभ चलना चाहिए, अपनी माँ को ढूंढना चाहिए, पापा की मदद करनी चाहिए। वो अपने मामा को फोन करते हैं, यानी कि प्रवेश को फोन करते हैं। प्रवेश, आदर्श और अश्विनी तीनों मिलकर दिल्ली से प्रयागराज के लिए वाहन पकड़ते हैं और वहां से सीधा प्रयागराज पहुंच जाते हैं और प्रयागराज में सबसे पहले उतरते हैं। वो प्रयागराज जंक्शन पर वहां जाने के बाद तीनों के हाथ में एक एक फोटोग्राफ होता है और फोटोग्राफ लेने के बाद वो स्टेशन पर गुजरने वाले हर व्यक्ति के पास जा रहे थे कि क्या तुमने इन्हें देखा है, इनका नाम मीनाक्षी है, दिल्ली की रहने वाली है, त्रिलोकपुरी में वह रहती हैं। इस तरह की अलग अलग पहचान, अलग अलग जो भी हुलिया था वो बताने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन तीनों आपस में एक दूसरे के संपर्क में थे। उन्हें यह भी डर लग रहा था कि भाई छोटा था, कहीं ऐसा न हो भाई भी गुम हो जाए। ऐसे करते करते एक थाना, फिर दूसरा थाना, फिर तीसरा थाना, फिर जहां जहां भी इन लोगों को मौका मिल रहा था, अश्विनी, आदर्श और उनका जो मामा होता है प्रवेश, हर जगह जा रहे थे। थाने, चौकी वगैरह, जो भी पुलिस वाला दिखाई दे रहा था, कोई भी ऐसा आदमी दिखाई दे रहा था जिससे क्या मदद मिल सकती हो। उनके हाथ में एक तख्ती लगी हुई थी, तख्ती पर माँ का फोटो था और फोटो लगाकर वो ऐसे टहल रहे थे, घूम रहे थे। खोया पाया केंद्र जाते हैं। खोया पाया केंद्र जाने के बाद वहां भी जाकर अपनी माँ का नाम बताते हैं, जगह बताते हैं, कहाँ से आई, कब कैसे गुम हुई और पूरी जानकारी देने के बाद वहां भी अपना पता दर्ज करा देते हैं। यहाँ से निकलने के बाद दारागंज थाने पहुंच जाते हैं। दारागंज थाने पहुंचने के बाद जैसे ही वो फोटो दिखाया जाता है पुलिस वालों को, तभी एक पुलिस वाले की नज़र पड़ती है उस फोटो पर। उस फोटो को देखने के बाद वो पुलिस वाला कहता है कि हो न हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि झूसी थाने में एक महिला मिली है, तुम्हें वहां जाना चाहिए, वहां जाकर बातचीत करनी चाहिए, हो सकता है कि तुम्हारी माँ वहां मिल जाए। उन्हें तो बस एक उम्मीद की किरण चाहिए थी, उनको बस यही था कि कहीं से कुछ भी हो जाए, माँ मिल जाए, और इसके लिए वह सीधा झूसी थाने पहुंच जाते हैं। वहां जाकर एसएचओ का इंतजार कर रहे थे। एसएचओ उपेंद्र प्रसाद सिंह वहां जाने के बाद रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए अपनी सारी कहानी बयान करते हैं। कहते हैं कि हमारी माँ का नाम लक्ष्मी है, दिल्ली में रहती है और वह पिता के साथ आई थी स्नान करने के लिए, लेकिन अचानक से लापता हो जाती है, भीड़ का हिस्सा बन जाती है। हमारी माँ को ढूंढ दीजिए, तलाश कर दीजिए। जैसे ही उस इंस्पेक्टर ने यानी कि उपेंद्र प्रसाद सिंह ने उस महिला का फोटो देखा, फोटो देखकर वो देखते ही रह जाते हैं। दरअसल वो देखते ही रहते हैं और उनकी नज़र में एक सीन, एक कहानी चल रही थी और वो कहानी कुछ इस तरह होती है। झूसी थाना क्षेत्र का एक इलाका है आज़ाद नगर, और आज़ाद नगर के पास ही एक बस्ती है केवट बस्ती, और केवट बस्ती में एक लॉज होता है। दरअसल सुबह के वक्त का वाकया था। मोहन नाम का एक किरदार होता है, उसको टॉयलेट में जाना था, बाथरूम में जाना था। जैसे वह बाथरूम में जाता है, उसने अपनी आंखों से देखा कि एक महिला है जिसकी उम्र लगभग 35 साल के आसपास रही होगी। वो महिला खून से बुरी तरह लथपथ है, नहाई हुई है, जहां जहां जगह थी वहां वहां ब्लड फैला हुआ था। और वो इस ब्लड को देखने के बाद मोहन बहुत जोर जोर से चीखता है, चिल्लाता है। उसकी चीख की आवाज़, क्योंकि इस मकान के अंदर दो किरदार रहते हैं, एक पुलिस वाला रहता है, तीनों के तीनों दौड़कर जब मौके पर पहुंचते हैं, अब यह आवाज़ न केवल लॉज तक थी बल्कि आसपास के जितनी भी जगह थी, लोग, दुकानदार वगैरह थे, सब के सब तक आवाज़ पहुंचती है। सुबह के वक्त लोग दौड़कर वहां पर जब पहुंचते हैं, उन्होंने जब महिला को अपनी आंखों से देखा, सब लोग देखते रह जाते हैं, उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। दरअसल महिला की हत्या कर दी गई थी किसी धारदार हथियार से, लेकिन उसको पहचानने की तमाम कोशिशें की जाती है, उसकी पहचान हो नहीं पाती है। पुलिस वाले ने उसकी लाश को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पता चलता है कि किसी धारदार हथियार से बार बार वार किए गए हैं और उसको मौत के घाट उतार दिया गया है। कौन है कातिल और महिला कौन है, कहां से आई है, इसके बारे में पुलिस तलाश कर रही थी। उस महिला को 72 घंटे के लिए एक जगह रख दिया जाता है। जैसे कि हर मामले में गुमशुदगी वालों में कुछ ऐसे ही होता है कि 72 घंटे तक जो अनजान लाशें होती है, जिनकी कोई पहचान नहीं हो पाती है, तो उनके परिवार वालों
या किसी रिश्तेदार का इंतजार किया जाता है। इसके बाद पुलिस प्रशासन या किसी सामाजिक संस्था की मदद से या फिर अपने आप से खुद से वह अंतिम संस्कार करवा देते हैं। लेकिन अभी 72 घंटे का समय हुआ नहीं था और यह बात है जब यह ढूंढ रहे थे तभी वह एसएचओ के पास पहुंच जाते हैं और उसके बाद फिर एसएचओ वो कहते हैं कि आप एक काम करो, आपको पोस्टमार्टम हाउस जाना चाहिए। तभी वो पुलिस वाले को बुलाते हैं और कहते हैं कि इन तीनों को आप पोस्टमार्टम हाउस लेकर जाओ और वहां जाने के बाद जो महिला मिली है, जो एक लॉज के अंदर उसकी लाश मिली थी, उस महिला को दिखाओ। हो सकता है कि इनको ये पहचानने की कोशिश करे, हो सकता है कि इनका उससे कुछ लिंक हो। पुलिस वाले यानी कि जो इंस्पेक्टर साहब होते हैं एसएचओ उपेंद्र प्रसाद सिंह, उनको सिर्फ एक कहानी जो उनके दिमाग में चल रही थी और जो गुमशुदा लोग अपनी मां को तलाश कर रहे थे, उनसे उन्होंने कहा कि जाकर देखो। जैसे ही वो दोनों बेटे और उसके मामा पोस्टमार्टम हाउस में पहुंचते हैं, वहां जाने के बाद सबसे पहले नजर सारी पर पहुंचती है। सारी को देखते ही वो जोर जोर से रोने लगते हैं, चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। दरअसल सारी से ही पता चल गया, क्योंकि वह सारी तो माँ रोज पहनती थी, कभी कभी खासकर खास मौके पर तो जरूर पहनती थी। माँ को देखते हैं, माँ के पैरों को देखते हैं, हाथों को देखते हैं, उसके चेहरे को देख रहे थे और जैसे जैसे उसको देख रहे थे वैसे वैसे अपनी माँ से लिपट लिपट के रो रहे थे, क्योंकि माँ इस दुनिया में थी ही नहीं। माँ की चाकुओं से गोद कर किसी ने हत्या कर दी थी। हत्या किसने की? क्योंकि यह एक सवाल था। जब ये एसएचओ के पास पहुंचते हैं, उपेंद्र प्रताप सिंह कहते हैं कि तुम परेशान बिल्कुल मत हो, इस मामले की जांच की जाएगी और जितनी जल्दी हो सकेगा कातिल का सुराग निकाला जाएगा। अब इसके बाद जो आसपास के इलाके में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, उन सीसीटीवी कैमरों की मदद से देखा गया कि एक आदमी है, उसके साथ यह महिला थी और उस आदमी के जब उस सीसीटीवी में दिखाया गया तो बच्चों ने पूछा यह कौन है। वो कहते हैं कि ये तो उनके पिताजी हैं। जब पिताजी यानी कि अशोक, जो कि एमसीडी दिल्ली में सफाई कर्मचारी है, जब पुलिस वालों को तसल्ली हो गई, अब ये जिस जगह पर लॉज पर रुके थे, पुलिस ने वहां जाकर जब पड़ताल की तो उन्होंने कोई आईडी वगैरह दी। बोले आईडी नहीं दी, वो रात के वक्त इस लॉज के अंदर आए थे और वो लॉज में वहां पहुंचने वाले उनका एक दोस्त बन जाता है। वो दोस्त जो अचानक एक राहगीर होता है, अनजान व्यक्ति होता है और जो उन्हें देखकर मदद करने लगता है। नाम उसका सुरेश बिंद होता है। सुरेश बिंद से कहते हैं कि भैया हम बहुत गरीब आदमी हैं, हमें कहीं कमरा दिलवा दो, वैसे भी 4-5 घंटे ही तो रुकना है, सुबह को हमारी ट्रेन बहुत जल्दी है, हम ट्रेन से निकल जाएंगे, 4-5 घंटे के लिए बस हमें सुला दीजिए। सुरेश बिंद ने कहा तुम परेशान मत हो, मेरी जानकारी में एक लॉज है, आप वहां चलो, वहां जाने के बाद आराम से रह लेना, महज 200 रुपए आपको देने पड़ेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 200 रुपए देने में जब वहां वो जाते हैं तो उनसे आईडी मांगी जाती है। कह रहे हैं कि भैया थोड़ी देर के लिए ही तो रुकना है, अब क्या आईडी लोगे? बोले नंबर नोट करा दीजिए। बोले नंबर हमारे पास कोई है नहीं, हम दिल्ली से आए हैं, इतना तो उन्होंने जरूर बताया था। जाकर रुक जाते हैं और रुकने के बाद फिर पुलिस आगे की कहानी को जोड़ने की कोशिश कर रही थी कि आखिरकार यह कैसे जुड़े। तभी उन दोनों लड़कों से, अश्विनी से और उसका जो भाई होता है आदर्श से, पुलिस कहती है कि अपने पिताजी से बात कराओ, उन्हें बुलाओ। पिताजी को किसी जगह पर बुलाया जाता है। पुलिस वहां पर पहले से ही मौजूद थी। जैसे पुलिस वाले वहां मौजूद थे और वो आता है अशोक, उसको अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं, उससे पूछताछ करते हैं और उससे पूछताछ करने के बाद कहते हैं कि जब तुम उस होटल के अंदर आए थे, उसमें रुके थे, तब तुमने आईडी क्यों नहीं दी और अपनी पत्नी का कत्ल क्यों किया, बस ये बता दो। तो जैसे जैसे पुलिस अपनी बात कर रही थी तो शुरुआत में तो इस तरह की बातें जो अक्सर क्रिमिनल जो होते हैं वो कहते हैं, तो पुलिस शुरुआत में तो ऐसी बात करते हैं, लेकिन पुलिस ने जब सख्ती से पूछा तो उससे सख्ती से पूछने के बाद उसने बता दिया कि रात के वक्त की बात है, वो बाथरूम जाती है पत्नी और उससे अपनी पत्नी को मौका देखते ही चाकुओं से गोद कर उसकी हत्या कर दी। हत्या क्यों की? बस यही एक सवाल था। इसके पीछे क्या कारण था? पुलिस वालों ने जब यह जाना, दोनों बेटों ने जब यह जाना, साले ने जब यह बात जानी, तो सब के सब लोग हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। दरअसल वो बताता है कि अशोक का दिल्ली की किसी महिला से अवैध संबंध था और इस बात की जानकारी मीनाक्षी को हो जाती है और मीनाक्षी इस बात का विरोध कर रही थी। इसी बात को देखते हुए घर में किसी न किसी बात पर क्लेश हो रहा था और यह पति और पत्नी जब आपस में रोज रोज लड़ाई और झगड़े होते थे कि तुम उस महिला से बिल्कुल भी नहीं मिलोगे, लेकिन पति ने जिद पकड़ ली थी कि मैं उस महिला से हर हाल में मिलूंगा
और जब उसकी पत्नी रोकना टोकना शुरू किया तब उसने सोचा कि क्यों न पत्नी को ही रास्ते से हटा दिया जाए। उधर पत्नी जिद कर रही थी, महाकुंभ में जाना है, स्नान करना है, सब जा रहे हैं तो हम क्यों नहीं जा सकते। वो अपनी पत्नी को स्नान करने के बहाने लेकर जाता है। वो बाकायदा सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड करता है दिखाने के लिए कि यहाँ हमारे रिश्ते कितने अच्छे हैं, कितने ठीक ठाक है। वो जब निकल रहा है तो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो रहे हैं। उसने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा हुआ है, कोई जिद नहीं थी, आराम से चल रहे हैं। बड़े अच्छे से उसकी पत्नी को भी एहसास नहीं था कि यह कुंभ का जो स्नान होगा उसकी जिंदगी का यह आखिरी स्नान होगा। वहाँ उसका पति उसे मौत के घाट उतार देता है। लेकिन यह कहानी जो उसका झूठ था, यह उसका फरेब था, जो उसकी चालाकी थी, जिस तरह से उसने बताया कि तुम्हारी माँ कुंभ में गायब हो गई है, वह रो रो कर जो उसने एक नई कहानी गढ़ी थी वो बच्चों के सामने जरूर चल गई थी, लेकिन पुलिस के सामने ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाई। पुलिस ने उस आरोपी यानी कि अशोक को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद उसको जेल भेज दिया। इस महिला का जो मायके है, जो उसका परिवार, जहाँ उसका परिवार रहता है, जहाँ उससे इस व्यक्ति की शादी हुई थी, वो उत्तर प्रदेश के जिला बुलंदशहर का एक जगह है। वहाँ की वह महिला रहने वाली होती है। परिवार वालों को जब इस बात की भनक लगती है, पता चलता है, तो परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जिस तरह से उस व्यक्ति ने, जिसकी उम्र लगभग 38 साल के आसपास की उम्र रही होगी, उसने एक महिला की वजह से अपनी ही पत्नी का, जिसके 3 बच्चे हैं, जिसके साथ उसने कई साल जिंदगी जी रहा था, बिता रहा था, उसके साथ ही वह धोखा कर देता है और खुद भी शायद हमेशा हमेशा के लिए सलाखों के पीछे रहेगा। हो सकता है कि उस महिला से कभी जिंदगी में मुलाकात भी ना हो। जो उसने कदम उठाया वो बहुत ही गलत है, भयानक है। दोस्तों, तो मिलते हैं नई वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक आप लोग अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। जय हिंद, जय भारत।